अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बातचीत की, कोविड-19 की स्थिति को लेकर समीक्षा की और साफ कहा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबका आभार भी व्यक्त किया क्योंकि हर कोई अपने स्तर पर कोरोना से लड़ रहा है, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो। इसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे, लेकिन जरा पहले सुनते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अब सचिन पायलट कांग्रेस में वापस आ गए हैं, उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प जताया है। तो अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। बनती रहेगी शांति सद्भाव भाईचारा सब रहेगा। ये तो हाईकमान को पता है। जो आपने जो देखा, आपने सर जाहिर सी बात है 3 लोगों की कमेटी बनी है, तो कोई उनकी ग्रीवेंशियल होगी तो वो उनको बता देंगे। देखिए, अब जो कल फैसले हुए हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। देखिए, वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा। ये मैंने उनको कहा है, और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोभ, लालच, हॉस्टेडिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी के विधायक नाराज है, तो जिम्मेवारी बड़ी मेरी होती है कि मैं कैसे उनको वापस संतुष्ट करूँ, उनका दिल जीतूँ। ये मेरी जिम्मेवारी है। हम सबका कर्तव्य है, आप लोगों का भी है, हर प्रदेशवासी का, हर देशवासी का है। अभी संकट डेमोक्रेसी को बचाने का है। सर, तो क्या कह सकते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग आप देख रहे हो जयपुर में क्या क्या हो रहा है। चुन करके और बेशर्मी से कांग्रेस वाले जब राज करते थे, हर चीज देखते थे जनता क्या सोचेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी भावना होती थी। उसके अकॉर्डिंग टू फैसले होते थे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे, रेल मंत्री के इस्तीफे, लॉ मिनिस्टर के इस्तीफे। अब इतनी बेशर्म सरकार आई है, लोग क्या कहेंगे चिंता ही नहीं है। जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करोगे तो फिर ये जो आपकी भावना है कि परवाही मतलब लोग क्या कहेंगे, धर्म के नाम के डिवाइड करो, चुनाव जीत के आओ। 31% पे आए पहले, अब आए 39% पे आए। बाकी लोग रहते नहीं कि देश के अंदर 70% लोग क्या सोचते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए सरकार को। जिस प्रकार का माहौल बनाया गया वो सब आपके सामने, कहानी आपके सामने है। बातचीत होती रहती है राजनीति में। आप जानते हैं कि समय समय पर हम लोग बात करते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है। उसकी चिंता नहीं करें, पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। पब्लिक ने तय कर लिया है। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा। उधर देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो आज कुछ हालात बेहतर रहे, सुधार आए, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से 60,000 से ज़्यादा नए मामले एक ही दिन में सामने आ रहे हैं। आज 50,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं और अब अगर देश में कुल संक्रमितों की संख्या देखें तो 22,68,000 हो गई है।
मृतकों का अगर हम देखें आंकड़ा 45,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन खास तौर पर अगर हम देखें भारत में जो मृत्यु दर है वो गिरकर 1.99% पर आ गई है। पूरे विश्व में देखें तो बहुत कम ये, और कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन आंकड़ा है। अगर हमने जिस तरीके से मृत्यु दर पर काबू पाया है, मृत्यु होने से रोका है और लोगों को शीघ्र पहचान करके कि उनमें लक्षण हैं, उनको स्वस्थ करने का जो अभियान छेड़ा है सरकार ने, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, वो कामयाब हो रहा है। ठीक है, लड़ाई थोड़ी लंबी चल रही है, लेकिन भारत पूरी दृढ़ता के साथ कोरोना से लड़ रहा है, जीत की राह पर बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं। और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है, और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें, और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए। क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है, और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर कोरोना वायरस महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा शुरू की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरू हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। यह बैठक इसलिए महत्व रखती है कि ये सभी राज्य ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले हैं और इनमें कोरोना संक्रमित लोगों की अच्छी खासी तादाद है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित हैं। कोरोना महामारी ने जब से भारत में कदम रखा है, तब से लेकर प्रधानमंत्री की राज्यों के साथ यह 7वीं बैठक है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है और मंगलवार को यह आंकड़ा 53,601 रहा। देश में पिछले 4 दिन से लगातार 60,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। उधर आपको दिखाते हैं जरा अमेरिका की एक हैरत अंगेज घटना। दरअसल व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिकी गुप्तचर सेवा के एजेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस पर चल रहे एक संवाददाता सम्मेलन के बीच से सुरक्षित स्थान पर ले गए। सोमवार को ही इस घटना के बाद कुछ देर बाद ही ट्रंप संवाददाता सम्मेलन में लौट आए और कहा कि सब नियंत्रण में है। ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन दोबारा शुरू करते हुए कहा, व्हाइट हाउस में सब नियंत्रण में है। हमेशा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैं गुप्तचर सेवा का शुक्रिया अदा करता हूं। यहां गोलीबारी हुई थी और किसी को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा, मुझे उस व्यक्ति की हालत की जानकारी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति को गुप्तचर सेवा के कर्मी ने गोली मारी। हम देखते हैं कि क्या हुआ है। ट्रंप के व्हाइट हाउस में जेम्स ब्रैडी संवाददाता सम्मेलन कक्ष में पत्रकारों से बातचीत शुरू करने के दौरान ये घटना हुई। राष्ट्रपति अर्थव्यवस्था पर बात ही कर रहे थे, तभी गुप्तचर सेवा का एक शीर्ष एजेंट वहां आया और उनसे संवाददाता सम्मेलन में चलने का आग्रह किया।
एजेंट को ट्रंप के कान में कुछ कहते हुए देखा गया, जिसके बाद राष्ट्रपति बिना हड़बड़ाए आराम से वहां से चले गए। ट्रंप ने बाद में पत्रकारों को बताया कि उन्हें ओवल कार्यालय ले जाया गया था। उन्होंने कहा, हमें ओवल कार्यालय ले जाया गया था। संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप के साथ वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन भी मौजूद थे। ट्रंप के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद गुप्तचर सेवा ने ट्वीट कर घटना की पुष्टि की थी और उसने ट्वीट किया, एक व्यक्ति तथा गुप्तचर सेवा के एक अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारी घटनास्थल पर हैं। घटना के दौरान व्हाइट हाउस परिसर में घुसने की कोई कोशिश नहीं हुई। उधर केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली के मुद्दे को देख रही विशेष समिति ने केंद्र शासित प्रदेश में 15 अगस्त के बाद सीमित इलाकों में प्रायोगिक तौर पर 4G इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति NV रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि 15 अगस्त के बाद जम्मू तथा कश्मीर संभाग के एक जिले में 4G इंटरनेट सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति ने निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा व्यापक आकलन के बाद दी जाएगी और परीक्षण के परिणामों की 2 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और BR गवई भी पीठ का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों का यह रुख निश्चित ही अच्छा है। जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष अगस्त में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा तब निलंबित की गई थी जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने की घोषणा की थी। 7 अगस्त को शीर्ष न्यायालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से केंद्र शासित प्रदेश के कुछ इलाकों में 4G सेवा बहाल करने की संभावनाएं तलाशने को कहा था।